तो रेसलिंग की दुनिया में कुछ समय पहले एक ऐसी चीज हुई थी जिसने सारे रेसलिंग फैंस को शॉक में डाल दिया था जब अनाउंस करा गया था कि WWE नेटवर्क के ऊपर स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट पे आने वाले और कोई नहीं बल्कि क्रिस जेरिको। और क्योंकि वो AEW के करंट सुपरस्टार है, इतने फेमस है AEW के अंदर, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसा हो गया। और आज की इस वीडियो में हम गाइस बात करने वाले हैं कि आखिर उस 2 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर कौन सी ऐसी 15 चीजें हैं जो कि क्रिस जेरिको ने बताई जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो ये सारी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये भी एक काइंड ऑफ टॉप 10 वीडियो है, तो मेरे को बोलना जरूरी है हर बार की तरह कि हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है टॉप 10 की भाई, जिसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत सी नॉलेज है, बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स, बहुत चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी वीडियोस जो हैं आप डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। अब क्योंकि यहाँ पे 15 चीजें मुझे कवर करनी है तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं और सीधा घुस जाते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि मैंने इसको पूरा सुना और मुझे तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया। पहली चीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गाइस कि आखिर ये आइडिया विंस मैकमैन को दिया किसने, और हमें पता लगा कि ये एक्चुअली में स्टोन कोल्ड ने करा। तो वो कहते हैं कि जब अंडरटेकर के साथ मेरा पॉडकास्ट रिलीज करा गया था तो क्रिस जेरिको ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई तुम्हारा पॉडकास्ट मुझे काफी बढ़िया लगा। तो जब स्टोन कोल्ड ने वापस उनको रिप्लाई करा तो इन दोनों के बीच में एक फोन कॉल हुई जो कि 1 घंटे से भी ज्यादा चली। इन्होंने एक दूसरे के साथ कैचअप करा क्योंकि बहुत समय से इनकी बात हो नहीं रही थी। और इनकी फोन कॉल के बाद स्टोन कोल्ड को आइडिया आया क्यों ना भाई मैं एक ऐसी तुक्का मार लेता हूं, विंस मैकमैन से पूछता हूं कि क्या क्रिस जेरिको को हम इस पॉडकास्ट के ऊपर लेके आ सकते हैं। और ऑस्टिन ने जब विंस को मैसेज करा तो विंस ने बोला कि हाँ भाई ऐसा कर लो। तो ऑस्टिन कहते हैं भाई मैं तो पहले खुद शॉक हो गया कि आखिर विंस मान कैसे गए, लेकिन मैंने फिर से उनसे पूछा और विंस कहते हैं हाँ भाई एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें बुला लेना चाहिए। और ऑस्टिन कहते हैं जब मैंने जेरिको को भी बताया तो वो भी शॉक रह गए कि आखिर विंस मैकमैन एक्चुअली में इस चीज के लिए अग्री कर कैसे सकते हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था एक टेस्ट जो कि विंस मैकमैन ने क्रिस जेरिको से लिया था उनके अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में। और ये कोई मैथ्स का टेस्ट या इंग्लिश का टेस्ट नहीं था, ये है तब की बात जब क्रिस जेरिको का WCW का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और विंस मैकमैन ने जब उनको ये बात पता लगी अपने घर पे बुला लिया क्रिस जेरिको को। तो ऑब्वियसली जेरिको के लिए अजीब था कि भाई मैं WCW के कॉन्ट्रैक्ट पे हूं और विंस मैकमैन के घर पे जाके मुझे बात करनी है। लेकिन जब जेरिको विंस के घर पे पहुंचते हैं तो वहां पे उनको पता लगता है कि भाई मंडे नाइट रॉ की मीटिंग चल रही है, बुकिंग करी जा रही है। और विंस मैकमैन जेरिको से भी पूछते हैं एक मैच की फिनिश की, भाई तुम बताओ मैं क्या करना चाहिए। वो उनको ब्राउनीज ऑफर करते हैं और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो क्रिस जेरिको को लेके जाते हैं एक रूम में और बोलते हैं कि भाई देखो जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तुम हमें बस तब बता देना। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जेरिको को कि भाई मैं तुम्हें साइन पक्का कर लूंगा। और जब जेरिको WWE में आए तो उनको ये बात पता लगी कि भाई ये पूरा मेरे लिए एक टेस्ट था। और किस तरीके से, क्योंकि विंस मैकमैन वहां पर रॉ की बातें कर रहे थे, WWE की कॉन्फिडेंशियल बातें, और उन्होंने हिंट भी दे दिया था जेरिको को कि हम तुम्हें साइन करेंगे। तो वो देखना चाहते थे कि क्या ये बंदा जब वापस WCW में जाएगा तो क्या कोई इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं करेगा। और वो चीज गाइस विंस देखना चाहते। तो ये काफी कमाल की चीज थी जो कि जेरिको को भी नहीं पता थी जब तक उन्होंने WWE के लिए साइन करा। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो क्रिस जेरिको ने काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रिवील करी कि वो जॉन सीना और शॉन माइकल से एक पॉइंट पे जेलस हो गए थे। जब साल 2005 में वो WWE छोड़कर गए थे उन्होंने पूरे रेसलिंग बिजनेस को क्विट कर दिया था और फौजी नाम के बैंड में वो लीड सिंगर की तरह काम कर रहे थे। यानी कि वहां पे जेरिको की जो आदत थी अब म्यूजिक बनाने की बन चुकी थी, उनको उस इंडस्ट्री से प्यार होने लग गया था। और वो कहते हैं कि उस पॉइंट पे रेसलिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मैं बिल्कुल डन था। लेकिन वो कहते हैं जब मैंने रेसलमेनिया 23 में जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच देखा तो वो मैच मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उस पॉइंट पे मैं सीना और माइकल से जेलस था कि ये उस स्टेज पे आखिर इतना अच्छा कैसा कर रहे हैं। और यही वो मैच था जिसने जेरिको के अंदर एक बार फिर से आग लगाई कि भाई हाँ मुझे भी वापस जाना चाहिए WWE के अंदर। और तभी गाइस उन्होंने रिटर्न करा। अब इसी से आता है हमारा अगला पॉइंट, जब जेरिको वापस आ गए थे तो उनको एक पॉइंट के बाद ये भी पता लग गया था कि भाई ये जो पुराना मेरा कैरेक्टर है वही सेम कैच फ्रेजेस है, ये अब लोगों के सामने काम नहीं आ रहे, काफी बोरिंग हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने कैरेक्टरों को एक हील बनाया, उन्होंने कोट सूट वगैरह पहनने शुरू कर दिए। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा चेंज करना चाहते थे अपने इस कैरेक्टर को कि कमेंटेटर्स को भी उन्होंने बोल दिया था कि भाई कोई Y2J नहीं नाम लेगा, कोई भी मेरे को पुराने वाले कैरेक्टर से नहीं बुलाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग गया था ये चेंज देख के कि आखिर कितना ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों को क्रिस जेरिको से मतलब था ना कि Y2J से। और साथ के साथ जो नो
कंट्रोवर्सी 2008 में शॉन माइकल्स के साथ उनकी फ्यूड हुई थी, वो कहते हैं वो काइंड ऑफ मेरे करियर के लिए एक रिवाइवल था और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस है गाइस क्रिस जेरिको के करियर का। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिस जेरिको अपने डेब्यू के बारे में भी काफी कुछ डिस्कस कर रहे थे और हम जानते हैं कि भाई उनका डेब्यू कितना बढ़िया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बेस्ट डेब्यूज इन WWE, और ऑस्टिन भी कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे से बढ़िया डेब्यू आज तक किसी के लिए था नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रिस जेरिको कहते हैं कि अब अगर मुझे उस चीज को रेट करना हो तो मैं केवल 8 आउट ऑफ 10 उस डेब्यू को दूंगा, जबकि बहुत से लोगों के लिए वो 10 आउट ऑफ 10 था, क्योंकि काफी सारी चीजें आज का जेरिको वहां पे भी अच्छा करेगा। तो वो कहते हैं कि विंस मैकमैन का ये आइडिया था कि रॉक को मैं इंटरप्ट करूंगा, उस तरीके से मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपको याद हो तो जेरिको उल्टा खड़े होते हैं अपने इस डेब्यू के टाइम पे, जब वो क्लॉक का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और उन्होंने रिवील करा कि ये इंस्पिरेशन आई थी उनकी माइकल जैक्सन से, क्योंकि माइकल जैक्सन अपनी कॉन्सर्ट के स्टार्टिंग में से उल्टा खड़े होकर अपनी एंट्री करते थे और जेरिको को लग रहा था कि अगर माइकल जैक्सन के लिए लोग उसको देख के पॉप होते हैं तो क्यों ना मेरे लिए भी वही वो चीज करें। और अगर आपने देखा हो तो माइक भी ऐसे ही पकड़ते हैं बिल्कुल जैसे कि माइकल जैक्सन आ गया हो। तो ये काफी गाइस इंटरेस्टिंग चीज है कि वो अपने खुद के डेब्यू को 8 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो भाई ये है WCW की कहानी और क्रिस जेरिको कहते हैं कि भाई मुझे गोल्डबर्ग के अगेंस्ट एक स्क्वॉश मैच लड़ना था जो कि बेस्ट स्क्वॉश मैच में बनाना चाहता था इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। अब अगर आपको नहीं पता तो गोल्डबर्ग और जेरिको की इतनी बनती नहीं थी, क्योंकि गोल्डबर्ग अपने आप को बड़ा स्टार मानते थे और जेरिको क्रूजर वेट डिवीजन में थे, तो उन दोनों की आपस में मेल नहीं थी गोल्डबर्ग के हिसाब से कि भाई ये बंदा मेरे साथ क्यों मैच लड़ेगा। लेकिन जेरिको गाइस हमेशा से गोल्डबर्ग के साथ मैच चाहते थे। वो कह रहे थे कि भाई भले ही लोग मेरे में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन लोग जो है मुझे पिटता हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि WCW नाइट्रो के ऊपर उन्होंने काफी गोल्डबर्ग की बेइज्जती करी। लेकिन क्योंकि जो बैकस्टेज पॉलिटिक्स उस समय उस कंपनी के अंदर चल रही थी, गोल्डबर्ग ने कभी भी अलाउ नहीं करा कि क्रिस जेरिको का उनके साथ मैच हो सके। और वो कह रहे थे भाई मैंने तो सब कुछ प्लान करा हुआ था कि गोल्डबर्ग मुझे स्पीयर मारेगा, मुझे पेलेगा, लेकिन ऐसे उसको हम बुक करते कि क्राउड मुझे पिटता हुआ देख के चीयर हो और WCW का फायदा हो, लेकिन उस कंपनी ने वो चीज कभी अलाउ करी नहीं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस तो क्रिस जेरिको ने यहाँ पे अपने न्यू जापान के सक्सेस के बारे में भी बात करी कि आखिर किस तरीके से जब वो न्यू जापान जा रहे थे तो विंस मैकमैन की उनको ब्लेसिंग मिली, आशीर्वाद मिला कि भाई तुम जाके वहां पे भी सक्सीड करो। और वो कहते हैं कि ये जो मेरा गिमिक होने वाला था, स्टोरी लाइन होने वाली थी, ये पूरा अरेंजमेंट डॉन कैलिस ने मिलकर करा था मेरे साथ, और केनी ओमेगा के साथ जो मेरा टोक्यो डोम में मैच होने वाला था उसके लिए 15,000 एक्स्ट्रा टिकटें हमने खोली थी और वो भी सारी की सारी बिक गई थी। तो जेरिको ऑलरेडी वहां पे एक बहुत बड़ा सक्सेस था और वो कहते हैं कि भाई वहां पे जो पेन मेकर वाला मेरा गिमिक मैंने यूज करा वो एक सीरियल किलर से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप गाइस मूवीज वगैरह देते हैं तो एलिस कूपर और जैक द रिपर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये काइंड ऑफ द पेन मेकर के गिमिक में आता है। और जेरिको ने काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील करी कि जापान में भी जाके जो उनको लव इतना मिला भाई लोगों की तरफ से, वो शायद वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जेरिको का WWE करियर तो काफी कमाल का रहा है भाई, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि अप्रैल 17, 2000 एक ऐसा दिन था जब उन्होंने डिसाइड करा कि इस कंपनी को मेरे को छोड़ के जाना है। इसके दो रीजन थे कि पहला उनको अच्छे से बुक नहीं करा जा रहा था और दूसरा कि WCW भी उनको रीहायर करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जेरिको जाने वाले होते हैं विंस के पास, लेकिन एक राइटर उनको बैकस्टेज रोक के कहता है कि भाई आज तुम WWF टाइटल जीतने वाले हो। और जेरिको कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ट्रिपल एच के अगेंस्ट उनको मैच में डाला जाता है और पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में गाइस ये मंडे नाइट रॉ का क्राउड जैसे पॉप करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप्स इन हिस्ट्री, और जेरिको यहाँ पे टाइटल जीत जाते हैं। लेकिन जो गलत बात हुई वो यही कि इसी रॉ के ऊपर रेफरी की कोई गलती थी इस मैच में और उसकी वजह से जेरिको से टाइटल छीन के वापस ट्रिपल एच को दे दिया जाता है। तो जब विंस के पास जेरिको जाके पूछते हैं कि भाई तुमने मुझे चैंपियन बनाया ही क्यों, कि अगर मुझसे तुम्हें टाइटल वापस लेना था, तो विंस ने उनको ये जवाब दिया कि भाई तुम्हारे कंधे पे आने वाले टाइम में फिर से वो टाइटल होगा। और जेरिको ने जब ये बात सुनी विंस की तो भाई उनको यकीन नहीं हुआ, उनको पता लग गया कि विंस मेरे अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं, और वो चीज उन्होंने सिर्फ इसलिए करी थी ताकि वो पता लगा सकें कि अगर जेरिको वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो क्राउड कैसे रिएक्ट करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि तब विंस मैकमैन कितने कमाल के थे, क्या क्या करते थे, और भाई वो चीजें जो है अब कैसे बदल चुकी हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस तो ये था फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप, और ये हमें कमाल की सेगमेंट देखने को मिली थी केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको के बीच में, जहां पे द लिस्ट ऑफ केविन ओवेंस हमें देखने को मिली थी और वो यहाँ पे हील टर्न कर गए थे क्रिस जेरिको पे। तो ये जो इनकी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी लाइन थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइंस मानी जाती है रॉ के अंदर, और इस सेगमेंट अपने आप में बहुत बढ़िया थी। लेकिन जेरिको ने इस पॉडकास्ट में रिवील करा कि जब ये सेगमेंट होने वाली थी तो विंस मैकमैन रॉ पे नहीं थे और राइटर्स को जो कुछ भी हमने इस सेगमेंट में किया वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वो कहते
कहते हैं कि ये सब हम चेंज करेंगे, लेकिन जेरिको ने यहाँ पे बोला कि भाई देखो जो स्क्रिप्ट लिखी गई है हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। उन्होंने विंस को टेक्स्ट करके भी यही सेम बात बोली और विंस ने अपनी ग्रीन लाइट दी। ये सेगमेंट हमें देखने को मिली और इतना ज्यादा इसको लोगों ने अप्रिशिएट करा। और जेरिको कहते हैं कि जब ये खत्म हो गई थी तो जो लोग इसको चेंज करने के लिए कह रहे थे वो खुद मेरे पास वापस आके कहते हैं कि भाई तुम सही थे, हम एडमिट करते हैं कि ये सेगमेंट एक्चुअली में बहुत बढ़िया थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग थी कि भाई वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेगमेंट जहां केविन ओवेंस का हील टर्न किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था, वो एक पॉइंट पे पूरी चेंज होने वाली थी। अगला पॉइंट आता है गाइस कि आखिर क्यों क्रिस जेरिको ने रेसलमेनिया 33 के बाद WWE छोड़ दिया, आखिर क्या उनके साथ गलत हुआ, इसकी भी इनसाइड डिटेल्स उन्होंने बताई। और एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि केविन ओवेंस और जेरिको की जो है स्टोरी वो बहुत बढ़िया थी, हम जानते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से हमको बताया गया था कि रेसलमेनिया 33 में यही मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और तुम जेरिको यूनिवर्सल टाइटल जीतोगे और उसके एक महीने बाद ब्रॉक लेसनर को टाइटल ड्रॉप कर दोगे। लेकिन एट द एंड प्लान्स पूरे चेंज हो गए। ब्रॉक लेसनर के साथ जो मैच है वो गोल्डबर्ग का करा दिया गया और हमें देखने को मिलता है कि जेरिको और केविन ओवेंस का मैच सेकंड नंबर पे था एट रेसलमेनिया 33। तो जेरिको कहते हैं कि जितनी हमने मेहनत करी थी उसके ऊपर उसका ये रिवॉर्ड हमें मिला, इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं था। और उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हो गया था कि अब WWE की नजरों में मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूं। अगर मैं और साल भी यहां पे रहूं तो ये मुझे ऐसे ही देखेंगे सेकंड थर्ड स्पॉट पे और कभी फिर से मेन इवेंट में या बड़े टाइटल के लिए फीचर करेंगे नहीं। और मैंने वो सही टाइम समझा कि मुझे WWE को छोड़ के चले जाना चाहिए। अब अगली चीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि भाई हम जब ये पॉडकास्ट की अनाउंसमेंट हुई थी यही सोच रहे थे क्या ऑल एलीट रेसलिंग को मेंशन करा जाएगा और खुल के इन लोगों ने बात करी, सब कुछ पूरी स्टोरी डिस्कस करी। लेकिन वो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सब जानते हैं, उसकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जेरिको ने यहाँ पे ये बताई कि जब AEW शुरुआत हुआ था तो भाई वहां पे मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा था और मैं काइंड ऑफ विंस मैकमैन की तरह फील करता था। इसका रीजन उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि देखो भाई भले ही केनी ओमेगा, यंग बक्स, ये सारे लोग बहुत पॉपुलर थे लेकिन यूएस के अंदर एक टेलीविजन शो पे काम करने की आदत उनको भी नहीं थी। तो उस चीज को इतने साल से जो एक्सपीरियंस कर रहा था वो इकलौता बंदा मैं था और ऊपर से WWE का एक्सपोजर मेरे पास था और मैं वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बल्कि दी बिगेस्ट स्टार था उस पॉइंट पे और वो डेफिनेटली बाकी लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरे लॉकर रूम के बाहर वैसे ही लाइनें लगा करती थी लोगों की जैसे अब WWE में विंस मैकमैन के लॉकर रूम के बाहर लगती हैं, क्योंकि हर किसी को मुझसे कुछ ना कुछ पूछना होता था लाइव टीवी के बारे में और मैं उनको बहुत सारी चीजें बताता था। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था पहले कुछ महीनों में तो भाई पूरी कंपनी मेरे कंधों के ऊपर है और अगर मैं इनको गाइड नहीं करूंगा सही से तो शायद बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। और डेफिनेटली गाइस जेरिको यहाँ पे सही बात कर रहे हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो जेरिको ने यह भी बताया कि उनके पास मौका था फिर से वापस आने का WWE में, लेकिन वो चीज उनको नहीं करनी और इस चीज के लिए उनको बहुत सही टाइम पे पता लग गया। ये रॉ 25 की वो बात कर रहे होते हैं कि जब उनको सेगमेंट दी गई थी बैक स्टेज जहां पे द लिस्ट ऑफ जेरिको की एक कॉमेडी सेगमेंट WWE ने करी थी और जेरिको कहते हैं देखो भाई लिस्ट ऑफ जेरिको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स है मेरा, लेकिन WWE उससे आगे मेरे बारे में सोच ही नहीं रही थी कि अब ये बंदा क्या कर सकता है। और एक पॉइंट के बाद द लिस्ट ऑफ जेरिको उनके लिए कॉमेडी एक्ट बन गया था और मैं नहीं चाहता था कि अगर इस कंपनी में वापस आऊं तो मैं एक कॉमेडी एक्ट बन जाऊं और रॉ 25 की वो सेगमेंट मेरे लिए बिल्कुल सही टाइम पे हो गई। तो जेरिको को ये बात जब रियलाइज हुई तो उन्होंने अपने आप को बैक करा, अपने इंडिविजुअल स्किल को, वो न्यू जापान गए, केनी ओमेगा के साथ कुछ मैचेस करे और उसके बाद AEW में गए और उन्होंने अपनी इमेज तब भी बिल्कुल गिरने नहीं दी। अगला पॉइंट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि WCW के टाइम पे गाइस ये बात जेरिको को बोली गई थी और वो भी एरिक बिशॉफ की तरफ से कि तुम हमारी कंपनी के शॉन माइकल्स हो। और 1996 में जब पहली बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो ये इतना बड़ा जो बात है वो एरिक बिशॉफ ने उनको बोल दी थी। तो ये बात सुन के जेरिको को लगा कि भाई मेरी फ्यूड अब हल्क होगन, स्टिंग ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ होगी, लेकिन ये चीज कभी उनको WCW ने दी ही नहीं क्योंकि ब्रैड आर्मस्ट्रॉन्ग उन्होंने एक नाम फीचर करा जो कि एक बहुत अच्छा रेसलर था लेकिन कभी भी उस मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार नहीं था और ऐसे लोगों के साथ जेरिको को मैचेस में बुक करा जा रहा था। तो कभी भी शॉन माइकल्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाते अगर उनको हल्क होगन, स्टिंग जैसे सुपरस्टार्स के साथ मैचेस नहीं दिए जाते। और जेरिको ने बात बोली कि एरिक बिशॉफ ने किस सेंस में वो मुझे बोला था भाई मुझे पता नहीं, लेकिन गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल थी। और फाइनली गाइस जो क्रिस जेरिको ने एक काफी कमाल की बात रिवील करी इस पॉडकास्ट में वो ये था कि अगर WCW का मेरा करियर जितना भी बेकार रहा तब भी मैं वापस अगर जा पाऊं तो मैं कुछ उसके बारे में चेंज नहीं करूंगा। और वो कहते हैं इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि WCW के अंदर मैंने सीखा कि मैक्सिमाइज योर मिनट्स, कि अगर तुम्हें 1 मिनट भी मिलता है किसी शो के ऊपर, टीवी टाइम मिलता है, तो तुम उसको बेस्ट तरीके से यूज कैसे कर सकते हो। और वो कहते हैं कि जब WCW को ये बात पता लगी थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद चले जाऊंगा तो मुझे पता था वो मुझे जॉबर बना देंगे, लेकिन जॉबर के टाइम पे भी अच्छी अच्छी चीजें कैसी करनी है कि मैं अपनी
लूजिंग स्ट्रीक को एक गिमिक बना दूं या फिर मैं कुछ ऐसी चीजें करूं जिस पे लोग रिएक्ट करें, वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो ये गाइस एक काफी बड़ा लेसन है। अगर हम किसी भी स्टार को देखते हैं और कहते हैं कि इसको बर्बाद किया जा रहा है, तो अगर तुम्हारे पास 1 मिनट भी है तो उस 1 मिनट में क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, वो है चैलेंज। और ये उन्होंने सीखा था WCW से और ये वो कभी नहीं भुला पाएंगे। तो गाइस ये थे 15 सबसे बड़े टेक अवेज हम कह सकते हैं क्रिस जेरिको, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। भाई एक ओवरव्यू हो गया है, और भी बहुत सारी बातें हुई थी तो सारा कुछ तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।